मैं आज आपको समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाएं के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं समाज को लूँगी और समाज के बारे में बताऊँगी। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर ही समाजशास्त्र को ठीक से समझा जा सकता है। जब समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक है। समाज न केवल व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। ये कहना पूर्णतः सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की, वहाँ समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया है। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ समाज को व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। आपने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना गया है। मैकाइवर एवं पेज ने समाज के महत्वपूर्ण आधारों पर प्रकाश डाला है। रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार हैं। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियाँ पाई जाती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियाँ। ये रीतियाँ व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं। इसके विपरीत आचरण या व्यवहार करने पर व्यक्ति को अन्य लोगों की आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। कभी कभी रीतियों के विरुद्ध आचरण करने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। रीतियाँ समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। फिर आता है कार्यप्रणालियाँ। कार्यप्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर और पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणाली को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती है। इन्हीं से नियंत्रित होती है। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये भी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हों। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं, जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है।
पारस्परिक सहायता, यह समाज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटा समूह परिवार तक भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। समूह एवं विभाग, समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उप समूहों से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियाँ, संगठन आदि पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानव व्यवहार का नियंत्रण, समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं, जैसे धन, वैभव, सम्मान, शक्ति आदि संबंधित आवश्यकताएं एवं इच्छाएं। स्वतंत्रता, समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। यहाँ समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहाँ उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करने की भी आवश्यकता है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर समाज की प्रगति में योग दे सकता है। बहुत अधिक नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसकी विवेक और चिंतन शक्ति को कुंठित करते हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने का सुअवसर देती है, वहाँ साथ ही ये भी आवश्यक है कि वे दूसरों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दे, उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो।